हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लिटरेरी कॉर्नर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पोइट के बारे में जिन्होंने पोइट्री के रूल्स ही तोड़ दिए। मतलब अपनी पोइट्री को कुछ इस तरह से लिखा कि जो पोइट्री के रूल्स अभी तक के राइटर्स फॉलो करते आ रहे थे उसको बिल्कुल ही बदल के रख दिया। एक ऐसे राइटर जो कहते हैं हर इंसान इम्पोर्टेंट है। यस, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वॉल्ट विटमैन, जो कि अमेरिका के मोस्ट फेमस राइटर हैं और जिन्हें द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी क्यों कहा जाता है, इसी के बारे में हम अपनी पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। प्रिंटर से लेकर रेवोल्यूशनरी पोइट बनने का उनका जो सफ़र था ना, वो बहुत ही इंस्पायरिंग ही नहीं बल्कि लाइफ चेंजिंग सफ़र था। और हम इन राइटर्स को पढ़ के अपनी लाइफ में बहुत सारी इंस्पिरेशन लेते हैं। तो इस वीडियो के एंड में आप प्लीज़ मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपने इनसे अपनी लाइफ के लिए क्या इंस्पिरेशन ली। तो चलिए पेज बाय पेज समझते हैं वॉल्ट विटमैन, जो कि सिर्फ पोएट नहीं थे बल्कि अपने आप में ही एक मूवमेंट थे। इसके फर्स्ट पेज पे ही मैंने बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप देख रहे हो। पहले तो मैंने यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है 1819 और 1892, जो कि उनकी डेट ऑफ ईयर और डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, डेथ ऑफ ईयर जो है मैंने मेंशन की हुई है। ऑब्वियसली जितने भी राइटर्स हैं उनकी डेट ऑफ ईयर और डेथ ऑफ ईयर जो है वो एग्ज़ाम में एज अ क्वेश्चन पूछी जाती है। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये हमें एज को हमारे मतलब राइटर की जितनी भी एजेस हैं उनको डिस्क्राइब करती है। तो यानी कि ये विक्टोरियन एज से स्टार्ट हुए थे और मॉडर्न एज तक जो है अपने सफ़र को लेकर गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए इनको। जितने भी वर्क मैं करवाती हूँ, जितने भी राइटर्स के बारे में बताती हूँ, उसमें मैं ये चीज़ मेंशन ज़रूर करती हूँ, तो आप ज़रूर से इसको याद कर लीजिए। और इस पूरे पेज पे आप देख रहे हैं मैंने कुछ वर्ड्स को हाईलाइट किया है। अमेरिकन ऑप्टिमिस्ट, मटेरियल, स्पिरिचुअल रिसोर्सेज एंड सम मोर वर्ड लाइक रेप्सोडिस्ट, ठीक है, प्रैग्मेटिज्म, ठीक है, अनबैज सेलिब्रेंट। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और ये जो वर्ड्स हैं ना, ये वॉल्ट विटमैन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। चलिए हम इनको बहुत अच्छे से समझते हैं, इनका क्या मीनिंग है, और इन्हीं वर्ड्स के थ्रू हम इनकी पूरी पर्सनालिटी को अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले लिखा है ही इज़ द पोएट ऑफ अमेरिका, ही इज़ द पोएट ऑफ अमेरिकन ऑप्टिमिज्म और प्रैग्मेटिज्म। इनका क्या मतलब है? ऑप्टिमिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, इसका क्या मीनिंग है? विटमैन हमेशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिज्म है। अब आप ऑप्टिमिज्म का वर्ड वर्ड का मीनिंग तो जानते ही होंगे, आशावादी। एंड प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है हु इज़ वेरी प्रैक्टिकल। ठीक है, ये बहुत ही आशावादी थे अपने देश, अपने अमेरिका को लेकर, और बहुत ही पॉजिटिव विजन रखते थे अमेरिका को लेकर। ठीक है, उसके बाद ही वॉज द रेप्सोडिस्ट ऑफ मटेरियल एंड स्पिरिचुअल रिसोर्सेज। इसका मतलब है कि जो वॉल्ट विटमैन थे वो बाकी राइटर्स की तरह जो है सिर्फ नेचर की बात नहीं करते थे, बल्कि सोल, स्पिरिचुअलिटी और इनर लाइफ को भी मतलब उतनी ही इंटेंसिटी से सेलिब्रेट करते थे। सोल, जैसे कि मरने के बाद जो है लोग उन्हें किसी को मरे हुए इंसान को भूल जाते हैं, पर यहाँ पर ये सोल को भी जो है बहुत सारी पोएम डेडिकेट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी जो है उसको वैल्यू देते हैं, और जो हमारी इनर लाइफ है उसकी जो इंटेंसिटी है उस पर बहुत ध्यान दिया है इन्होंने। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ही इज़ अनबैज सेलिब्रेंट ऑफ सेल्फ एट होम इन एन ओपन डायनेमिक यूनिवर्स। इसका मतलब है कि विटमैन जो है वो आई को सेलिब्रेट करते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। उनके लिए आई यानी कि सेल्फ जो है वो एक इंसान है, बल्कि आप कह सकते हैं कि वो पूरी ह्यूमैनिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जहाँ कहीं भी अपनी पोएम में ये आई रिफ्लेक्ट करते हैं, इसका मतलब होता है मॉडर्न मैन, और ही मीन्स एवरी मैन। जो कोई भी इस पोएम को पढ़ रहा होता है, जो कोई भी जो है इंडल्ज हो रहा होता है, तो यहाँ पे आई जो है उसको ही रेफर करते हैं ये। उनकी पोइट्री में एक ऐसा इंसान दिखता है जो इस वास्ट, ओपन और कॉन्स्टेंटली चार्जिंग यूनिवर्स में बिल्कुल कंफर्टेबल है। दैट मीन्स बिल्कुल फ्री है। और सच कहूँ तो ये एक सिंगल पेज ही विटमैन की पूरी स्पिरिट को कैप्चर कर देता है। ठीक है, जैसे कि वो बहुत बोल्ड, इंक्लूसिव, डेमोक्रेटिव और लाइफ से कम्प्लीटली फिल्ड थे। मतलब ऑल्दो उन्होंने बहुत सारे फेलियर्स देखे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे फेजेस देखे हैं जो नॉर्मल लाइफ के मतलब नॉर्मल किसी इंसान के पर्सन में अगर होता है
तो वो हार मान लेता है या तो उस चीज़ को छोड़ देता है। पर वॉल्ट व्हिटमैन ऐसे नहीं थे, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, और इन्होंने अपनी जो विल है ना उसको बहुत अच्छे से अपनी पोएम्स में डिस्क्राइब भी किया है थ्रू हिज डेमोक्रेसी। आई होप आपको ये पेज क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पेज है द मैन बिहाइंड द मिथ। अब इस पेज पे तो हम इनकी पूरी लाइफ को कवर करने वाले हैं। इनका लाइफ स्पैन कहाँ से स्टार्ट हुआ। देखिए इनका जो बर्थ था ना वो मई 31 1819 में वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क में हुआ था। जबकि इनका जो बचपन है वो पूरा ब्रुकलिन में बीता है, क्योंकि 26 मार्च 1892 में ये कैमडन न्यूयॉर्क से मूव कर गए थे ब्रुकलिन में। 1823 तक इन्होंने वहीं पर स्पेंड किया अपना पूरा टाइम। इनका निकनेम क्या है, इनका निकनेम जो है वॉल्ट बोला जाता है। वैसे तो इनका नाम है वॉल्टर विटमैन, लेकिन वॉल्टर इनके फादर का नाम भी है। वॉल्टर विटमैन सेम नेम इनके फादर का भी है, लेकिन जस्ट टू मेक हिम डिस्टिंग्विश फ्रॉम हिज फादर उनको वॉल्ट निकनेम दिया गया। ठीक है। ऑक्यूपेशन में जो है ये 19वीं सेंचुरी के अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट कहे जाते थे। इनकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इन्होंने कभी शादी नहीं की। ही रिमेन बैचलर थ्रू आउट हिज लाइफ। और नोटेबल में मैं आपको बता दूं कि इनका अफेयर बस रहा है एक लेडी थी एन गिलक्रिस्ट उनके साथ। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और इनकी जो पूरी लाइफ है रहा है दैट इज लिटरेरी लाइन इज सो इंटरविन विद द नेशनल कॉन्फ्लिक्ट। इनकी जो लाइफ है वो इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में रही है, नेशनल कॉन्फ्लिक्ट में, जिसके लिए इन्हें द एज ऑफ द सिविल वॉर भी कहा जाता है। ये लाइन याद कर लीजिए, द एज ऑफ सिविल वॉर किसको कहा जाता है, वॉल्ट व्हिटमैन को कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेकिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक वॉइस 1831 टू 1850। छोटी छोटी चीज़ें इनकी लाइफ से रिलेटेड हम बात करेंगे। द मेकिंग ऑफ अ डेमोक्रेटिक, कैसे इनकी जो वॉइस है वो एक डेमोक्रेटिक बन गई। तो मतलब स्लोली स्लोली बहुत सारे चेंजेस आए। सबसे पहले 1831 में व्हेन ही वाज डूइंग हिज अप्रेंटिस, तो इन्होंने जो है अपनी स्कूलिंग जो है 11 साल की एज पे ही अपनी छोड़ दी थी। एंड लर्न्स प्रिंटिंग एंड टाइप सेटिंग एट द लॉन्ग आइलैंड पैट्रियट। लॉन्ग आइलैंड पैट्रियट जो था एक न्यूज़पेपर का नाम है, वहाँ पे इन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी थी। मैं आपको बता दूं कि इन्होंने फ्रीलैंसिंग भी स्टार्ट की थी यहाँ पे। ठीक है। 1836 में इन्होंने टेम्परेली टीचिंग ज्वाइन की थी, लेकिन बाद में इन्होंने एक जो है न्यूज़पेपर को भी फाउंड किया, द लॉन्ग आइलैंडर। लेकिन मतलब थोड़ा सा दुर्भाग्य था इनका कि जो वो प्रिंटिंग प्रेस थी ना वो किस तरीके से मतलब जल गई, और वापस इन्होंने स्कूल टीचिंग जो है ज्वाइन कर ली। पहला सबसे बड़ा फेलियर इनकी लाइफ में, पर इन्होंने हार नहीं मानी। 1846 से 1848 तक ये एडिटर रहे, एक्टिविस्ट रहे। यानी कि इन्होंने ब्रुकलिन डेली ईगल में एडिटिंग की, बट इज फायर्ड ओवर हिज ऑपोजिशन टू स्लेवरी। जैसे इन्होंने स्लेवरी को लेकर ऑपोजिशन दिखाया तो इन्हें वहाँ से निकाल दिया गया। देन फाउंड द एंटी स्लेवरी वीकली फ्रीमैन इन 1848, और इन्होंने एक नई न्यूज़पेपर कंपनी को ज्वाइन किया जो थी एंटी स्लेवरी वीकली फ्रीमैन। 1848 में ज्वाइन किया था, और मुझे याद है कि इन्हें वहाँ से भी जो है निराशा ही मिली थी, क्योंकि एंटी स्लेवरी वीकली फ्रीमैन बहुत टाइम तक नहीं चला। देन 1850 में जो है इन्होंने पब्लिश की हिज फर्स्ट पोएम इन फ्री वर्स, ब्लड मनी, इन द न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट। न्यूयॉर्क इवनिंग पोस्ट नाम के जर्नल में, न्यूज़पेपर में इन्होंने अपनी एक पोएम जो है वो पोस्ट की, सॉरी पब्लिश की, ब्लड मनी। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था इनकी लाइफ में। अच्छा, एक पार्ट छूट गया हमारा, दैट इज 1842 में इन्होंने एक बहुत ही बड़ा वर्क लिखा था जो इनका पहला वर्क था, और डिडैक्टिक नॉवल था इनका, फ्रैंकलिन इवांस और द इनएब्रिएट अ टेल ऑफ द टाइम्स। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। 1842 में पब्लिश हुआ था। की इनसाइट में बता दूं आपको, ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय जैक्सोनियन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी एंड द रेडिकल लोकोफोको मूवमेंट, जो कि उन्होंने जिसके बारे में सुना था और बहुत इंस्पायर हुए थे उससे। Whitman's early trades forged his identity as the representative poet of America। जो शुरुआती इनकी ट्रेड थी, मतलब इन्होंने पहले ही डिसाइड कर लिया था इस बारे में, और इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ अमेरिका की जो एक पहचान है वो लेके आगे बढ़े। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। दिस वॉज द टाइम ऑफ 1831 टू 1850। और आपको बता दूं 1850 याद होगा आपको, 1850 में वर्ड्सवर्थ की डेथ भी हुई थी, और लॉर्ड जो टेनिसन है उनको द पोएट ऑफ लॉरेट की उपाधि भी मिली थी। थोड़ा एडिशनल नॉलेज थी।
चलिए आगे देखते हैं। अ लिटरेरी रेवोल्यूशन, द बिग टाइम ऑफ हिज लाइफ, ये था इनका टर्निंग पॉइंट। 4 जुलाई 1855 जब अमेरिका जो है इंडिपेंड हुआ था, तो इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बुक पब्लिश हुई थी, द लीव्स ऑफ ग्रास। और इन्होंने सेल्फ जो है लीव्स ऑफ ग्रास को पब्लिश किया था ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका, 4 जुलाई 1855। इनिशियली जो है लोगों ने इस बुक को रिजेक्ट कर दिया था। विटमैन ने खुद कहा था इट वॉज ट्रीटेड लाइक ट्रैश, कि एवरीवन इज ट्रीटिंग एज इट एज अ ट्रैश। तो हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रांसजेंडरलिज्म एंड राल्फ वाल्डो एमर्सन 1844 ऐसे द पोएट, जो कि जिससे ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे, किससे, राल्फ वाल्डो इमर्सन के एक ऐसे था द पोएट 1844 का, उससे इंस्पायर होके उससे इन्फ्लुएंस होके उन्होंने द लीव्स ऑफ ग्रास लिखा। रिसेप्शन में मतलब क्या रिसीव किया था इस वर्क ने, कमर्शियली अनपॉपुलर थी। अपॉन रिलीज होने के बाद विटमैन हिमसेल्फ लेटर डिस्क्राइब्ड अ रॉट, उन्होंने कहा था कि ये कूड़े की तरह जो है, एक रॉट की तरह या सड़ी हुई चीज़ की तरह जो है ट्रीट की जा रही है। तो नोटेबल इवेंट ये था कि जस्ट 1 वीक लेटर ऑन जुलाई 11 हिज फादर पासेस अवे, इसी टाइम में एक हफ्ते के बाद 11 जुलाई को इनके फादर जो है उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कि 1855 में 4 जुलाई को इनका वर्क पब्लिश हुआ था द लीव्स ऑफ ग्रास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। ये एक्चुअली द कलेक्शन ऑफ पोएम्स माना जाता है, और इसे हम कहेंगे एनाटॉमी ऑफ द बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी। बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी वर्ड आप याद कर लीजिए। बाइबल ऑफ डेमोक्रेसी किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। तो वो कहा जाता है लीव्स ऑफ ग्रास को। तो लीव्स ऑफ ग्रास एक नॉर्मल बुक नहीं है, ये एक आइडिया थी। इनका जो भी पोइट्री को लेकर जो भी आइडिया था, पोइट्री नहीं कहूँगी मैं, इनके नेशन को लेकर जो भी आइडिया था उसका ये एक आइडिया था। ग्रास का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो मतलब बहुत सारे लोगों ने इसका मीनिंग जो है क्लियर किया है, पर यहाँ पे ग्लास का मतलब एक पन है, यानी कि अ पब्लिशर्स टर्म फॉर वर्क्स ऑफ माइनर वैल्यू। मतलब यहाँ पे विटमैन कहना चाह रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो हर जगह उगती है, सबके लिए है, ठीक है, विच ग्रो एवरीवेयर। विटमैन ने फ्री वर्ड्स यूज किया है, मतलब नो फिक्स टाइम, नो स्ट्रिक्ट रूल्स। और यहाँ पे जो लीव्स है ना, उसका मतलब ये है लिटरल पेजेस ऑन विच दे आर प्रिंटेड, यानी कि वो सारे पेजेस जिस पे ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने बोल्ड टॉपिक्स में ये भी लिखा है कि मतलब इन्होंने थीम्स, इनके इसके थीम्स की बात की है तो बहुत सारे थीम्स निकल कर आए हैं, जिसमें बॉडी, सेक्सुअलिटी, इंडिविजुअलिटी, साइंस, ये सब इंक्लूड होता है। ये जो ग्रास है ना, ये सिंबल है, अल्टीमेट सिंबल है डेमोक्रेसी का, जहाँ पे कॉमन, रेजिलियंट एंड यूनिवर्सल पीपल की बात की। मतलब उन्होंने कहा है कि ये इट्स कॉमन फॉर ऑल, कॉमन, रेजिलियंट और यूनिवर्सल। इसकी फॉर्म क्या है, ये फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। दैट मीन्स रिजिड फ्रॉम यूरोपियन पोएटिक स्ट्रक्चर, जो भी पोइट्री का स्ट्रक्चर यूरोप में यूज हो रहा है उससे बिल्कुल डिफरेंस है। इसमें एक पोएम है, आई हियर अमेरिका सिंगिंग स्टैंड आउट एज अ डिफाइनिंग पेट्रियट की एग्जाम्पल है इसका फ्री वर्ड्स का। वैसे बता दूं आपको कि वॉल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी कहा जाता है, जबकि उन्होंने उसे इन्वेंट नहीं किया, लेकिन अपने पोइम्स में इतना ब्यूटीफुली, इतना वंडरफुली यूज किया है कि इनको फादर ऑफ फ्री वर्ड्स भी बोला जाता है। अन अनहिबिटेड कंटेंट क्या है इनका, ही वॉज पुश्ड सोशल बाउंड्रीज विद अनबैस्ड ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी, यानी कि इन्होंने अपने जो थीम है ना उसमें कुछ अनबैस्ड ट्रीटमेंट को भी इंक्लूड किया है, जिसमें सेक्सुअलिटी आती है। चिल्ड्रन ऑफ एडम इनकी पोएम है। स्पॉन्टेनियस मी, अ वुमन वेट्स फॉर मी, ये तीनों पोएम जो है इसका एग्जाम्पल है। याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्पॉन्टेनियस मी, अ वुमन वेट्स फॉर मी, चिल्ड्रन ऑफ एडम, ये पोएम्स किस में है, किस वर्क का पार्ट है वॉल्ट विटमैन के, तो लीव्स ऑफ ग्रास। कोर थीम क्या है, डेमोक्रेसी, साइंस, लाइफ, डेथ एंड रिकंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस, ये इसकी जो है वो थीम है। थीम से लेकर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। हमारा द लिविंग डॉक्यूमेंट एक्सपेंडिंग द लीव्स। लिविंग डॉक्यूमेंट से क्या मतलब है और एक्सपेंडिंग द लीव्स से क्या मतलब है। इस वर्क का नाम ही रखा गया था लीव्स ऑफ ग्रास, जिसका मतलब है वो ग्रो करेगा, छोटे से लेके बड़ा बड़ा बड़ा, मतलब बहुत ही अपने एक्सपेंड फॉर्म में जाएगा। तो कुछ ऐसा इनकी बुक इस वर्क के साथ भी है। इसकी टोटल 9 एडिशन पब्लिश हुए हैं। उसमें भी जो है इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉल्ट विटमैन का मानना था कि ये कंप्लीट बुक नहीं है, कभी कंप्लीट नहीं हो सकती।
1855 से लेकर 1892 तक वो इसे कॉन्टिन्यूसली अपडेट करते रहे। 12 पोएम से स्टार्ट हुई बुक 400 प्लस पोएम तक पहुंच गई। ये सिर्फ बुक नहीं थी, एक इवोकिंग जर्नी थी। आप देख पा रहे हो द फर्स्ट एडिशन 1855 में पब्लिश हुआ था, जो उन्होंने सेल्फ पब्लिश किया था, जिसमें 95 पेजेस तो थे, लेकिन जिसमें 12 अननेम्ड पोएम जो थी पब्लिश हुई थी, जिसमें बहुत फेमस पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द स्लीपर, आई सिंग, द बॉडी इलेक्ट्रिक। देन नेक्स्ट एक्सपेंड इनका आया था 32 पोएम्स का, जिसमें थॉर्यू एंड ब्रॉन्सन एलकॉट ट्रैवल फ्रॉम कॉनकॉर्ड टू विजिट विटमैन दिस ईयर। ये बहुत सारी पोएम्स जो इन्होंने मेंशन की थी। याद रखिएगा 12 पोएम्स, देन एक्सपेंड टू 32 पोएम्स एंड देन एक्सपेंड टू 157 पोएम्स। अच्छा, सेकेंड एडिशन का ईयर बताना भूल गई मैं, 1856 सेकेंड एडिशन आया था। एंड देन मूव टू द थर्ड एडिशन विच कम्स ऑन 1860। 1860 में जो है इनका थर्ड एडिशन आया था, जिसमें 157 पोएम्स इन्होंने पब्लिश की थी। और कुछ 5 इमीडिएट पोएम्स एडिशंस भी आए थे, वो थे बीच के कुछ एडिशन है, जैसे कि 1867 में एक इनका एडिशन आया था, 1871, 272, 1881, टू then 1876 and then 1888 and 89 and then last one is 1891 to 1892। तो ये कुछ एडिशन रहे इनके, टोटल 9 एडिशंस थे। तो लास्ट एडिशन था उनका 9th एडिशन, उसमें देखिए जो पोएम्स थी ना, देवर 400 प्लस पोएम्स। द फाइनल डेथ बेड एडिशन इनका लास्ट जो एडिशन था, उसमें ये बहुत फेमस पोएम है। तो 4 decades of writing and rewriting transformed a 95 page experiment into a 400 poem American epic। तो ये इन्होंने इसको एपिक बना के कंप्लीट किया। ये डेमोक्रेसी, साइंस, मतलब बहुत सारे थीम को रिजेंबल भी करता है, प्लस ये जो है एक ही बात करता है, बार बार एक ही चीज़ को जो है बात करता है, जो हमारे आम पीपल, मतलब जो कॉमन पीपल हैं, उनको जो है डेडिकेटेड है। तो ये दिस वॉज ऑल अबाउट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स पब्लिकेशन, कितनी पोएम से स्टार्ट हुआ, कितनी पोएम तक फाइनल कंप्लीट हुआ। कंप्लीट तो माना ही नहीं इन्होंने, विटमैन ने इसको कभी, वो तो उनकी डेथ हो गई, वरना वो इसको और जो है अपडेट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे मास्टरपीस फोकस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इसको मैं अलग से जो है अलग वीडियो बना के कंप्लीट लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, लेकिन कुछ इससे रिलेटेड जो कोर चीज़ें हैं उनको बता दूं। द पर्सोना, माई सेल्फ मीन्स एवरी वन। देखिए ये जो सॉन्ग है ना, मतलब ये जो पोएम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसमें द पर्सोना, पर्सोना का मतलब है सिंबलाइज किसको कर रही है, माई सेल्फ का मतलब यहाँ पे क्या है, एवरी मैन। और माई सेल्फ के लिए, यानी कि ये जो सॉन्ग है माई सेल्फ, इसके लिए इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है आई, दैट डेडिकेट टू एवरी मैन। One line is there, I think I could turn and live with animals. I think I could turn and live with animals. This line is occurs in this poem, जो बताती है कि मैं जो है सबके साथ रह सकता हूँ। I can live with everyone. डिटेल बता दूँ तो इसकी जो कोर है इसका, ये लॉन्गेस्ट पोएम है इस एडिशन की, जो रिप्रेजेंट करती है एब्सोल्यूट कोर को, विटमैन्स पोएटिक विजन को। इनके उनका पोइट्री को लेकर और लोगों को लेकर विजन क्या है, उसको ये डिफाइन करती है। दिस वाज द कोर। स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज डिवाइडेड इनटू नंबर्ड सेक्शन दैट डेलिबरेटली मिरर द वीक ऑफ द ईयर। यानी कि ये बहुत नंबर्ड सेक्शन में डिवाइडेड है और इसके हर एक सेक्शन को मिरर माना गया है वीक्स ऑफ द ईयर का, मतलब हर साल के एक हफ्ते या एक वीक का जो है मिरर माना गया है। इसका गोल क्या है, एन अटेम्प्ट टू क्रिएट अ सिम्बॉलिक 19th सेंचुरी मैन, यानी कि 19th सेंचुरी के जितने भी लोग हैं उनको रिप्रेजेंट, उनको सिंबलाइज करती है ये पोएम। नोटेबल इमेजरी क्या है कि दिस फीचर्स द पावरफुल डायनेमिक इमेज ऑफ गिगैंटिक ब्यूटी ऑफ स्टालियन। स्टालियन पता है ना आपको, हॉर्स जो है उसको बोलते हैं। इसमें पावरफुल डायनेमिक इमेज बनाई गई, गिगैंटिक ब्यूटी ऑफ स्टालियन को जो है रिजेंबल किया गया। यानी कि ये पोएम इंडिविजुअलिटी और यूनिटी दोनों को सेलिब्रेट करती है। एक फेमस लाइन जिसमें मैंने आपको बता दी, आई, यहाँ पे जो बार बार आई मेंशन हो रहा है ना, दिस इज फॉर एवरीवन और द कॉमन पीपल। सिंपल वर्ड्स में हम कहें, नेचर के साथ इन्होंने यहाँ पे कनेक्शन स्टैब्लिश किया। दिस वाज द डीप मीनिंग ऑफ दिस पोएम।
अगेन ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस पोएम की जो लाइंस है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका एक्सप्रेशन लेकर आऊँगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। द क्रूशिबल ऑफ द सिविल वॉर 1861 to 1865। अब देखिए ये पेज जो है वो दिखाता है कि कैसे अमेरिकन सिविल वॉर ने वॉल्ट विटमैन की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। इसे देखिए क्रूशिबल कहा गया है, क्रूशिबल ऑफ सिविल वॉर। क्रूशिबल का मतलब होता है एक ऐसा फेज जहाँ इंसान एक्सट्रीम प्रेशर और पेन से गुजरता है और फिर ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये उस चीज़ को, चलिए पहले बात करते हैं एक्शन की। 12 अप्रैल 1861 सिविल वॉर स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पे ही सिविल वॉर, अमेरिकन सिविल वॉर स्टार्ट होती है, ब्रेक्स आउट। और 1862 टू 1865 में ये मूवमेंट जो है वॉशिंगटन डीसी में शिफ्ट हो जाता है और वहाँ नर्स के रूप में काम करते हैं वॉल्ट विटमैन। यानी कि वो यहाँ पे जो है आर्मी ज्वाइन कर लेते हैं और एक नर्स के रूप में वुंडेड सोल्जर्स को हेल्प करते हैं। ठीक है, सोल्जर्स के वुंड्स क्लीन करते थे, उनके लिए लेटर्स लिखते थे और उन्हें इमोशनल सपोर्ट भी देते थे। उन्होंने वॉर का रियल पेन देखा है, सफरिंग, डेथ और ह्यूमन स्ट्रगल को भी बहुत बहुत करीब से देखा है। देन 1865 जून में जो है वॉर के बाद उन्हें एक जॉब से निकाल दिया गया, डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर से। क्यों निकाला गया? क्योंकि वो जो थे अपने एक वर्क जो है लीव्स ऑफ ग्रास पे काफ़ी मतलब काम करते थे, मतलब लोग उनकी बोल्ड राइटिंग से अनकंफर्टेबल थे। ठीक है, आउटपुट क्या निकला इसका? 1863 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, द ग्रेट आर्मी ऑफ सिख। अब ये वर्क तो याद रखते चलिएगा आप लोग, द ग्रेट आर्मी ऑफ द सिख 1863 इन न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर में पब्लिश भी करवाया था इन्होंने इसको। इसमें उन्होंने हॉस्पिटल की टेरिबल कंडीशन को डिस्क्राइब किया था। 1875 में उन्होंने जो है पब्लिश की थी अपना अपना एक और वर्क पब्लिश किया था, मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर। मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर जो है ये उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। इसमें वो सिर्फ एक मतलब वॉर की कहानी नहीं बताते हैं, बल्कि वार्निंग भी देते हैं कि वॉर के बाद सोसाइटी में ग्रीड और मटेरियलिज्म बढ़ सकता है। तो ट्राई टू स्किप द वॉर, मतलब ये एक जो है रिक्वेस्ट, एक पुकार लोगों से या जो गवर्नमेंट है उनसे ये कर रहे हैं कि जो वॉर है दिस शुड नॉट बी देयर। अब देखिए ये पूरा पेज ये शो कर रहा है कि वो कैसे पोइट्री को सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन अब जो है अपने कुछ वर्क्स पे वो ऐसे वर्क्स पे आ चुके हैं, 1861 के जो एडिशन है उसकी बात हो रही है कि वो पोइट्री के सेलिब्रेशन से उन्होंने पेन, अपनी जो पोइट्री है उसको पेन में शिफ्ट किया। ठीक है, मतलब ये पोइट जो है कितना मुश्किल होता है पोइट के लिए कि भाई आपको पता होगा पोइट्स आर टू इमोशनल, वो लाइफ को इमोशंस के बिहाफ पर देखते हैं। तो उनको बहुत मतलब जो है सरवाइव करना पड़ता है, उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं जब वो सोसाइटी को इस तरह पेन में देखते हैं। फिर भी विटमैन यहाँ पर रुकते नहीं हैं, ये अपनी जो वर्क्स है ना उनसे वो उस पेन को जो है लोगों तक पहुँचाते हैं जो उन्होंने खुद फील किया। द ग्रेट आर्मी ऑफ द सिक्स 1863 एंड द मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वॉर पब्लिश इन 1875। ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेनिंग द एलेजी ओ कैप्टन माई कैप्टन, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट पोएम है। अब इसमें एलेजी क्या शो कर रहा है, मैं सिर्फ आपको इस पोएम का थीम बता रही हूँ, लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है जॉन अब्राहम लिंकन के असैसिनेशन के बाद जो है अब वॉल्ट विटमैन बहुत ज़्यादा हिल गए थे, ही वॉज शेकन व्हेन इट हैपेंड 14 अप्रैल 1865 को। उन्होंने अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए ये कलेक्शन लिखा। इससे पहले उन्होंने एक वर्क लिखा था ड्रम टैप्स, जिसमें उन्होंने वो लिखा था 1865 में, जिसमें 53 पोएम्स का कलेक्शन था। ठीक है, और 1865 में ही एक और सिक्वल उन्होंने पब्लिश किया था, दैट इज सिक्वल टू ड्रम टैप्स 1865। इसमें 18 पोएम्स का कलेक्शन था। इनके इस वर्क में बहुत इंपॉर्टेंट पोएम्स का जो है कलेक्शन इन्होंने पब्लिश किया है, जिसमें एक पोएम है व्हेन लिलिया क्लास इन द डूरियड ब्लूम एंड हिज सैडेस्ट मोस्ट स्ट्रक्चर पोएम इसको बोला जाता है, कैप्टन ओ माई कैप्टन, मी ओ लाइफ, दिस डे ओ सोल, डायर्ज फॉर टू वेटरन्स एंड रिकन्सिलेशन। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम्स का कलेक्शन अपने इस वर्क में इन्होंने पब्लिश किया है। तो जो ओ कैप्टन माई कैप्टन इनकी जो पोएम है वो एक्चुअली सिम्बलाइज करती है बहुत सारी चीज़ों को, मैंने यहाँ पे देखिए मेंशन भी किया है।
इस पोएम में इन्होंने पावरफुल एक्सटेंडेड मेटाफर को यूज़ किया है। आपको पता होगा मेटाफर एक्सटेंडेड क्या होता है। मतलब एक्सटेंडेड मेटाफर जो है एक फिगर ऑफ स्पीच है जो किसी भी चीज़ों को बड़ा मतलब कंपैरिजन तो करती है, साथ साथ जो है बहुत सारी सिंबलिज्म भी जो है प्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी इस पोएम में शिप रिप्रेजेंट किया है, दैट शिप एक्चुअली रिप्रेजेंटेड एज अमेरिका। और उसका जो कैप्टन है ना, वो इन्होंने डेडिकेट उसको जब सिंबलाइज किया है अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को। और फेयरफुल ट्रिप जो है वो सिंबलाइज हुई है सिविल वॉर की डेंजरस जर्नी को। सोचो एक शिप है जो तूफान से लड़ता हुआ फाइनली सेफ शोर तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही विक्ट्री मिलती है उस टाइम तक उसका कैप्टन मर चुका होता है। यही इस पोएम का सबसे पेनफुल मोमेंट है। ठीक है, अनलाइक सिग्नेचर free verse, this extended metaphor relies on strict time and meter to convey traditional collective mourning। ठीक है, यहाँ पे जो है इन्होंने सिग्नेचर की जगह और फ्री वर्स की जगह मतलब इसमें एक्सटेंडेड मेटाफर को यूज़ किया है और बहुत स्ट्रिक्ट टाइमिंग मीटर भी यूज़ किया है जो कन्वे करता है जो कलेक्टिवली यानी कि कलेक्ट होकर लोग मॉर्न कर रहे हैं ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन उसको। तो अमेरिका वॉर जीत गया है लेकिन अपना लीडर जो है वो उसने खो दिया है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि विटमैन यूजुअली फ्री वर्स में लिखते हैं, लेकिन इस पोएम में उन्होंने प्रॉपर राइम और रिदम यूज़ किया। क्यों? ताकि फॉर्मल कलेक्टिव मॉर्निंग का फील आए, जैसे पूरा देश एक साथ शोक मना रहा हो। इसी वजह से ये पोएम इतनी सिंपल, इमोशनल और रिलेटेबल लगती है और आज भी ओ कैप्टन माय कैप्टन विटमैन की सबसे ज़्यादा पढ़ी और पसंद की जाने वाली पोएम्स में से एक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट ऑफ दिस पेज। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। बियॉन्ड द वॉर, प्रोस एंड प्रोग्रेस 1871 टू 1882। चलिए एक और इम्पॉर्टेंट पेज के बारे में समझते हैं, बियॉन्ड द वॉर, प्रोस एंड प्रोग्रेस। ठीक है, इसमें देखिए अब हम पढ़ते हैं इसमें बियॉन्ड द प्रोज एंड प्रोग्रेस 1871 टू 1882। सिविल वॉर के बाद भी वॉल्ट विटमैन रुकते नहीं हैं, बल्कि और भी गहरे सोच को लेकर आते हैं अपने, मतलब उस पर बहुत गहरा सोचने लग जाते हैं। अमेरिका के फ्यूचर के बारे में उनकी जो वैल्यूज़ है उसको और डीप जाकर सोचते हैं। तो देखिए उनका जो वर्क है ना, यहाँ पे जो 2-3 वर्क्स हैं जैसे कि डेमोक्रेटिक विस्तास, पैसेज टू इंडिया, स्पेसिमेन डेज, ये सारे इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो हैं ये वॉर के बाद ही इन्होंने पब्लिश करवाए हैं। ठीक है, तो इनके 3 इम्पॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो इस चीज़ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि पहला है डेमोक्रेटिक विस्तास, 1871 में पब्लिश हुआ था, ये और याद रखिएगा साथ में। ये एक प्रोज वर्क है। ये एक प्रोज वर्क जहाँ विटमैन ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं उस टाइम की सोसाइटी को जो कि विच इज़ हैविंग करप्शन, ग्रीड और मॉरल डाउनफॉल। वो थॉमस कैरलिल से डिसएग्री करते हैं और एक पावरफुल आइडिया रखते हैं कि पॉलिटिक्स या पैसा नहीं, लिटरेचर ही सोसाइटी को हील कर सकता है। उनका मानना था कि अच्छी राइटिंग नेशन की सोल को अपलिफ्ट करता है अपने इस वर्क में। ठीक है, तो कैरलिल का नाम याद रखिएगा कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। उसके बाद आता है पैसेज टू इंडिया, 1871 सेम ईयर में पब्लिश हुआ था और ये एक पोएम है। ये एक लॉन्ग पोएम है, मतलब जहाँ विटमैन साइंस और स्पिरिचुअलिटी को एक साथ लाते हैं। वो सेलिब्रेट करते हैं कि कुछ बड़े अचीवमेंट्स हैं, स्विस कैनाल, ट्रांस अटलांटिक केबल, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड। ठीक है, ये मतलब जो है 1869 1866 में जो है ये पब्लिश हुए वर्क। उनके लिए ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, ये ह्यूमन प्रोग्रेस का सिंबल है और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आए हैं उसमें उसको इन्होंने अपनी लॉन्ग पोएम में मेंशन किया है। फोकस कर रही है स्पिरिचुअलिज्म पर, ट्रांसजेंडरिज्म पर, मीटिंग ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग पर, मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज पर। ठीक है, ये याद रखिएगा। सुएज कैनाल 1869, ट्रांस एंड अटलांटिक केबल 1866। ठीक है, दिस वाज अक्रॉस इन नॉर्थ अमेरिका द रेल रोड। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पेसिमेन डेज, 1882 में आई थी। ये भी एक प्रोज वर्क है और शायद विटमैन का सबसे पर्सनल वर्क भी माना जाता है। इसमें उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज और थॉट शेयर किए हैं। ये एक तरह का उनका ऑटोबायोग्राफी, सिंपल, रियल और ऑनेस्ट वर्क माना जाता है, जिसमें ऑटोबायोग्राफिकल स्केचेस और नोट्स देखने को मिलेंगे आपको।
और ये जो वर्क है डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंक्लूडिंग द कलेक्ट एंड नवंबर ड्राफ्ट्स। जो मतलब वर्क्स हैं इसमें क्या कलेक्ट और नवंबर वर्क्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। दिस स्टैंड एज द क्लोजेस्ट थिंग्स टू अ कन्वर्सेशनल ऑटोबायोग्राफी विटमैन एवर पब्लिश्ड। मतलब कंप्लीटली नहीं, लेकिन ऑटोबायोग्राफिकल इफेक्ट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। विटमैन का पास रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। खैर, ये तीनों वर्क्स जो हैं वो एक्चुअली अमेरिका की जो हिस्ट्री है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, और बल्कि फ्यूचर को भी समझ रहे हैं कि प्रोग्रेस जो है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन साथ ही वॉर्न भी रहना चाहिए कि अगर वैल्यूज़ खो गई तो डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं है। और इसी बैलेंस की वजह से विटमैन आज भी इतने रेलिवेंट लगते हैं कि उनकी जो भी वर्क्स हैं वो अभी भी इतने पॉपुलर हैं, इतना मतलब इंटरेस्टिंगली पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पेज बियॉन्ड द वॉर, प्रोज एंड प्रोग्रेस। क्या प्रोज वाले वर्क्स इन्होंने पब्लिश किए 1871 टू 1882, और क्या प्रोग्रेस रही। नेक्स्ट हमारा लास्ट पेज देख लेते हैं, द विटमैन लेगेसी। Never was there perhaps more hollowness at heart than at present, and here in the United States, genuine belief seems to have left us. Yet he remained the poet of American optimism. ये कोड एक्चुअली वॉल्ट विटमैन ने कहीं पर लिखा है। इसका मतलब है उन्होंने अपने आसपास मॉरल डिक्लाइन, करप्शन और एम्पिटीनेस को जो है क्लियरली देखा है, लेकिन फिर भी वो बने रहे पोएट ऑफ ऑप्टिमिज्म। यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। उनकी लेगेसी को हम 3 पार्ट्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला वो क्या थे, एक इन्वेंटर थे, ठीक है। ही वॉज एन इन्वेंटर, ही वॉज अ क्रॉनिकल एंड द आइकन, ठीक है। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था फ्री वर्ड्स को, इसीलिए इन्हें इन्वेंटर बोला जाता है। इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेंट नहीं किया था, लेकिन इंट्रोड्यूस किया था। और पॉइनर माने जाते हैं फ्री वर्ड्स के, टर्निंग द कोर्स एवरी डे रियलिटी ऑफ अमेरिकन ट्रेड्स इनटू अ न्यू लिटरेरी फॉर्म। तो इसीलिए उन्हें इन्वेंटर पर पढ़ रहे थे, इनोवेटर इट इज़, ही वॉज इनोवेटर, ठीक है। और उन्होंने आम लोगों की लैंग्वेज को, वर्कर्स को, डेली लाइफ को सिंपल रियलिटी में यूजेबल बना दिया। और अपनी पावरफुल पोइट्री से उन्होंने प्रूव किया कि पोइट्री सिर्फ एलाइट के लिए नहीं होती है, बल्कि हर इंसान के लिए होती है। मतलब एलिट्स होते हैं उनके लिए नहीं होती है, बल्कि हर इंसान के लिए होती है। दूसरा है क्रॉनिकल। विटमैन ने अपने टाइम को कैप्चर किया है पूरी ऑनेस्टी के साथ। उन्होंने लिखा है कि डेमोक्रेसी का राइज, सिविल वॉर का पेन, और दुनिया में जो टेक्नोलॉजी चेंजेस आ रहे हैं उन सबको, 19th सेंचुरी के जितने भी चेंजेस आए हैं, फ्रॉम जैक्सोनियन डेमोक्रेसी से ब्लड ट्रेजेडी ऑफ सिविल वॉर टू ग्लोबल टेक्नोलॉजी मार्वल्स, को उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया है। और इन्होंने जो है थर्ड वाला है आइकन। 1883 में उनका बायोग्राफर रिचार्ड मॉरिस ब्यूक ने उन्हें एक परमानेंट सिंबल बना दिया। विटमैन सिर्फ एक पोएट नहीं रहे, वो बन गए हैं डेमोक्रेसी का एग्जैक्ट फेस, चेहरा। और आज भी विटमैन हमें सिखाते हैं, अपने आप को सेलिब्रेट करो, लाइफ को फुली जियो, और डेमोक्रेसी पर बिलीव रखो, इवन इन टफ टाइम। तो उनकी जो ये चीज़ें हैं ना, जो इन्होंने रिचार्ड ब्यूरिस ब्लॉक ने 1883 में मेंशन की थी, वो इनको और ज़्यादा हाईलाइट करती हैं और एक आइकन के रूप में मानती हैं। तो ये थी कहानी वॉल्ट विटमैन की, द बार्ड ऑफ डेमोक्रेसी। आपको उनका कौन सा आइडिया सबसे इंस्पायरिंग लगा, कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिएगा। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।